आज हम विद्युतीय परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवेश करेंगे। ये विद्युतीय परिपथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहला सिंबल मतलब सबसे पहला टर्म हम देखेंगे कि ये सेल, यानी सेल क्या है। तो सेल क्या है? सेल कुछ नहीं, यह एक विद्युतीय युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत करता है। इसका संकेत हम लोग देखेंगे तो इसका सिंबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक लाइन का आकार थोड़ा सा बड़ा, दूसरे लाइन का आकार थोड़ा सा छोटा। ये सेल है, हिंदी में भी इसको सेल ही लिखते हैं। तो सेल का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो कैसे बोलेंगे? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह एक विद्युतीय युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत करता है। या सिंपल यह एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत करता है। तो सेल का जो संकेत है यही है। अब कई बार सेल के अंदर एक टर्म आता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या है? तो इसमें हम लोग जैसे देखो, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। देखो, या एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो, विद्युत धारा जाता कि अगर इसको किसी सर्किट से मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो करंट फ्लो करता है, ये क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? ये आई। तो ये एक सेल, तो सेल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? भी होगा। सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इस परिपथ में विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो ड्रॉ होता है, वो आई हो रहा। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा और नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। लेकिन ये सेल के बाहर की बात है। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल आता है। नेगेटिव टू, देखो इधर से आया और इधर प्रवेश किया। तो देखो, सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चार्ज के फ्लो होने में या करंट के फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध एक तरीके का अवरोध है, चाहे वो आवेश के प्रवाह का अवरोध हो या विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह का अवरोध का मतलब विद्युत धारा का ही अवरोध है। यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, यानी इस करंट को फ्लो होने में जो विरोध उत्पन्न होता है, जो हिंड्रेंस ऑफर्ड होता है, उसी हिंड्रेंस को हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। जैसे किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाना हो तो हम लोग ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं, 1.2 वोल्ट 0.3 ओम। तो देखो, तो 1.2 वोल्ट ये ईएमएफ हुआ और ये क्या हुआ? इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस। मान लो एक सेल है, तो सेल का ईएमएफ कुछ न कुछ होगा। तो ईएमएफ के लिए हम लोग इसका समथिंग वोल्ट, जैसे मान लो 1.2 वोल्ट था तो 1.2 वोल्ट, या 1.5 वोल्ट था तो 1.5 वोल्ट, और कोमा देख के बगल में उसका सेल इंडिकेट कर दिया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिकेट कर दिया जाता है। जैसे मान लो ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इंडिकेट करना तो इसका ईएमएफ ई आएगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई कोमा आर करके लिख देते हैं। हालांकि ये रेजिस्टेंस इस सेल के इलेक्ट्रोड के अंदर या सेल के टर्मिनल के अंदर ऑफर्ड होता, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको बाहर। जैसे कई बार ऐसा रहेगा
कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल बनेगा भी नहीं, सिर्फ ई कोमा आर लिखा रहेगा। ई कोमा आर लिखने का मतलब इसका ईएमएफ तो है ही, साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। भले सिंबल में दिख नहीं रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन इसका कहीं कहीं इंटरनल, जैसे देखें ये एक सेल बनाया, ये एक सेल बना करके इसमें लिख दिया 1.5 वोल्ट कोमा 0.1 ओम। भले इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, लेकिन इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.1 ओम। जैसे अगर ये एक सेल बना करके इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता, जैसे मान लो यहाँ लिख देगा 2 वोल्ट कोमा 0.3 ओम। इसका मतलब इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.3 ओम। हाँ, कई बार सिर्फ सेल बना दे और सिर्फ 1.2 वोल्ट लिख दे, इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इस केस में देखो, जब सिर्फ सेल का सिंबल बना दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया भी नहीं है और लिखा भी नहीं है। तो अगर दिखाया नहीं तो इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं। जैसे मान लो नहीं दिखाया है, अगर लिख दिया, जैसे यहाँ नहीं दिखाया लेकिन लिख दिया, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा भी दिया और लिखा हुआ भी है, इसका मतलब है। यहाँ नहीं दिखाया है लेकिन लिखा भी नहीं है, लिखा नहीं है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। और हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से ही इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में लिखा हुआ, यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया हुआ भी है और लिखा हुआ भी। यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया नहीं है लेकिन लिखा हुआ। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का ईएमएफ मतलब सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ मतलब है। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ और दिखाया हुआ भी नहीं है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0। और हर केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ केस में इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, जिसको कि हम लोग नहीं मानते हैं, मतलब रेजिस्टेंस 0 ही मानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। हेलो, चलिए हम लोग करंट ड्रॉन बाय द सेल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो इस सेल से किसी भी सर्किट में करंट अगर ड्रॉन पूछे कि करंट ड्रॉन कितना होगा, तो हम लोग देखते हैं कि करंट ड्रॉन कितना होगा। अच्छा, इस सेल का ईएमएफ हम मान लेते हैं ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको कि हम लोग कैपिटल आर मानते हैं। तो देखो, इस केस में सेल से करंट ड्रॉ होगा, चूँकि सर्किट पूरा का पूरा क्लोज है। क्लोज सर्किट में करंट आसानी से फ्लो करेगा। चलो, इसमें हम मान लेते हैं कि करंट आई ड्रॉ हो रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो कर रहा। तो देखेंगे ये करंट आई ड्रॉ हो रहा, तो करंट यहाँ से आएगा पुनः यहाँ चला जाएगा। तो देखो इससे कितना करंट ड्रॉ हुआ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें किरचॉफ्स का एक रूल है, किरचॉफ्स का हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आते हैं, आगे बताएंगे। तो इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 0 होना है, क्योंकि जहाँ से चलेंगे पुनः वहीं आ जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। तो चलो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आई इंटू आर प्लस ये आई इंटू आर, और ये ईएमएफ में जैसे इंट्री सेल में मारेंगे तो ये माइनस ई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखो आई आर प्लस आई आर माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हमको करंट निकालना, तो ये आई इंटू ये आर प्लस आर इज इक्वल टू, इस ईएमएफ को उस पार भेज देते हैं। तो आई इक्वल कितना होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये क्या हुआ, करंट ड्रॉन बाय द सेल्स। अच्छा, जहाँ से चले थे पुनः वहीं आ गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे हम बता दें, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा हो, तो करंट फ्लो होने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल अगर हम वी ए मान लें, यहाँ का पोटेंशियल वी बी मान लें, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें कितना, तो ये आई इंटू आर। तो करंट और रेजिस्टेंस का क्या होगा, प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये वी ए
माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो कितना के बराबर होगा, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता। तो यहाँ क्या है कि जिस पॉइंट से हम चलते हैं पुनः उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जिसकी अगर इस पॉइंट को ए मान लें, तो ए पोटेंशियल से ए पॉइंट से चले थे, पुनः ए पॉइंट पे हम आ जाने, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जहाँ से चले थे, क्योंकि किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो फिक्स होगा, यहाँ से चले थे पुनः यहीं आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर किसी दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट है तो निश्चित रूप से पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। चलो, ये करंट ड्रॉन बाय द सेल है। अगर इसी में पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर कितना हुआ, तो देखो इसी इक्वेशन को अगर हम लिखें तो आई आर प्लस आई आर माइनस ई इक्वल टू जीरो। देखो इसके आर पार का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके आर पार का पोटेंशियल डिफरेंस और माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये आई आर प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। देखो, तो किसी भी रेसिस्टर के आर पार का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या मानते हैं, भी। तो भी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। इसको लिख दें भी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस भी। आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस भी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो चलो, ये इक्वेशन 1 क्यों माने, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि इसके मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। और ये जो एक इक्वेशन है V इक्वल टू आई आर, चूँकि कहीं भी किसी भी रेसिस्टर के आर पार का जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू आई आर। तो किसी भी रेसिस्टर के आर पार का जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आई आर इक्वल टू भी। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही करेंगे, देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही करेंगे तो देखो क्या होगा, ये आई आर डिवाइडेड बाई आई आर इज इक्वल टू ई माइनस भी डिवाइडेड बाई भी। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस भी डिवाइडेड बाई भी। तो आर इक्वल टू ई माइनस भी डिवाइडेड बाई भी इंटू आर। ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ये क्या हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ई बाई भी। अगर इसी को हम अलग अलग कर ले तो ये ई बाई भी, अब भी बाई भी क्या हो जाएगा 1 और ये इंटू आर। तो कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स अगर निकालना हो तो आर इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर माइनस 1 और इंटू रेसिस्टेंस ऑफ द, क्या कर देंगे, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चलो देखो, करंट ड्रॉन बाय द सेल्स इतना हुआ। अब कई बार एक सवाल आता है या इसको समझना ज़रूरी है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। तो देखो, इस इक्वेशन से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ आई आर इक्वल टू क्या आया, ई माइनस भी। देखो, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है, मतलब करंट जीरो होता है, तो ये जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस भी। ये ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है कब, जबकि सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है तब। लेकिन जब कभी भी सर्किट में करंट ड्रॉ होगा तो ये देखो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी प्लस आई आर। तो इसी को अगर रीअरेंज करके इसको भी को अगर उस पार भेज दें तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी प्लस आई आर। मतलब कि जब कभी भी करंट ड्रॉ होगा सर्किट में तो हमेशा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक होगा कौन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होगा कब, जब करंट ड्रॉ होगा सर्किट में। क्योंकि देखो V प्लस आई आर, यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेसिस्टर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कुछ और समथिंग और ऐड होगा तब जा कर के ईएमएफ के बराबर होता है। अच्छा, ईएमएफ को डिफाइन कैसे करेंगे,
तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द सेल्स व्हेन करंट डज नॉट सप्लाइड इन द सर्किट्स। जब सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है तो उस समय जो अधिकतम विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। देख लो, हम सीधा सा बता दें, इस दो इंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, जब सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा हो, यानी इसमें करंट का सप्लाई नहीं हो रहा, तो उस समय ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड ऑफ द सेल्स है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था। हाँ, और हर हाल में इसके अलावा अगर करंट ड्रॉ होता तो हर हाल में पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होगा कौन, ईएमएफ ऑफ द सेल्स। अच्छा, ईएमएफ को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं। ईएमएफ पूछेगा कोई ईएमएफ है क्या, नाम के आगे फोर्स लगा है, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स है नहीं। देखो ईएमएफ इक्वल टू हम लोग फार्मूला लिखते हैं W/Q, एक्चुअल में वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जैसे देख लो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्यू चार्ज को सप्लाई करने में कंप्लीट, देखो इस, जैसे मान लो ये चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो क्यू चार्ज को सप्लाई करने में अगर W वर्क डन करना पड़ा तो यूनिट चार्ज को सप्लाई करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W का क्यू। तो यही ईएमएफ के बराबर होता है। हाँ, कब सप्लाई करना, तो कहाँ सप्लाई करना, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंप्लीट, मतलब चार्ज को जिस पॉइंट से हमने सेंड करना स्टार्ट किया, तो इस चार्ज को यहाँ से हमने स्टार्ट किया सेंड करना, तो यहाँ से आकर के पुनः ये रिटर्न यहाँ तक अगर पहुँच जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंप्लीट रूप से चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्यू चार्ज को अगर W वर्क डन करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को जो वर्क डन कराना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल्स। मतलब इट इज वर्क डन टू कैरी, इट इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कैरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, कंप्लीट रूप से सर्किट में फ्लो कराने के लिए, कंप्लीट का मतलब जहाँ से हमने सेंड करना स्टार्ट किया पुनः वहाँ आ जाए, तो कंप्लीट रूप से सेंड कराने के लिए पर यूनिट चार्ज के हिसाब से जो वर्क डन करना पड़ता है, यही क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे मान लो किसी दो पॉइंट के क्रॉस अगर इसको सेंड कराना किसी चार्ज को, तो दो पॉइंट के क्रॉस अगर सेंड कराना तो इसके क्रॉस जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, ये भी इक्वल टू IR के बराबर होता है। तो ये भी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन किसी दो पॉइंट के क्रॉस है, ये कंप्लीट सर्किट में फ्लो नहीं हुआ। लेकिन अगर यही चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट करे और कंप्लीट सर्किट को पूरा करते हुए पुनः यहाँ आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। मतलब वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब चार्ज को कंप्लीट सर्किट में हम फ्लो करा रहे होते हैं, उस टाइम जो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिफाइन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी में अब हम आगे एक आते हैं, किरचॉफ्स लॉ बताते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या, तो किरचॉफ्स लॉ के बिना काम नहीं चलेगा इस पूरे सर्किट में, या कहीं भी इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हिंदी में इसको किरचॉफ का नियम कहते हैं, या किरचॉफ्स KIRCHHOFF किरचॉफ्स लॉ। देखो इसका दो लॉ, एक लॉ है जंक्शंस रूल, जंक्शंस रूल, या इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं। तो इसी को हिंदी में हम लोग संधि का नियम कहते हैं, या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ का क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, किसी भी इलेक्ट्रिक जंक्शंस की बात करता है ये। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक जंक्शंस है, इलेक्ट्रिक जंक्शंस जहाँ एक से अधिक ब्रांच निकलता हो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक जंक्शंस हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक ये वायर है,
यहाँ कोई अलग से दूसरे रास्ते से आ रहा ये वायर आकर के किसी पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, तो ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन का नाम कुछ दे सकते हैं, ए बी सी वगैरह कुछ भी। ये कहता अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, यानी किसी एक जंक्शंस पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो यहाँ से करंट I1 आया और यहाँ से करंट I2 गया और इधर से करंट I3 चला गया, तो देखो ये क्या कहता, एट जंक्शंस ए अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट का मतलब हुआ कि हम लोग बीज गणितीय जोड़ करेंगे। हिंदी में बोलें तो किसी भी संधि पर विद्युत धारा का बीज गणितीय योग क्या होता है, 0 होता। अच्छा, बीज गणितीय योग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इस पे 2 तरीके का करंट है। एक वो करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, एक वो करंट है जो जंक्शन से दूर जा रहा। मतलब एक ऐसा करंट है जो जंक्शन पे इनकमिंग है, और एक ऐसा करंट है जो जंक्शन से आउटगोइंग है। तो देखो जितने इनकमिंग करंट है सबको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और जितने आउटगोइंग करंट है सबको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो इसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शंस इज 0, या किसी भी संधि पर विद्युत धारा का बीज गणितीय योग क्या होता, 0 होता। अच्छा देखो, इनकमिंग करंट यानी आने वाले करंट को हमने प्लस साइन के साथ लिखा, और जाने वाले करंट क्या लिखा, माइनस साइन के साथ लिखा। तो अगर हम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, I3। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, मतलब जितना इनकमिंग करंट है ये आउटगोइंग करंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनकमिंग करंट किसके बराबर हो जाएगा, आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ना केवल यहाँ, और भी आगे भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इसी टाइप से आएगा। तो चलो, कई बार ये पूछता है कि ये जो जंक्शंस रूल है यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हम लोग याद रखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत पे ये क्या है, आधारित है। कुल आवेश संरक्षित होता है उसी सिद्धांत, मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया, मतलब कोई कंज्यूम चार्ज नहीं हुआ। तो इसी को लिखते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, या अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। अगर एक और एग्जांपल हम देखना चाहें कि इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक जंक्शंस है, इस जंक्शंस पे बहुत सारा वायर है, इस जंक्शंस का नाम P कर देते हैं। यहाँ पर जो करंट आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है, जा रहा आ रहा। तो देखो इसमें मान लेते हैं I1, ये I2, ये I3, ये I4 है और ये I5। तो बोलेगा यहाँ किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से यानी जंक्शंस रूल से इक्वेशन लिखो, क्या लिखाएगा। तो देखो जंक्शंस पे हम जस्ट कलम रखेंगे और चेक करेंगे कि टोटल कौन कौन करंट आ रहा है। जो करंट आएगा प्लस साइन के साथ लिखेंगे। तो देखो I1 आया तो चलो लिख दिए प्लस के साथ, I2 भी आया तो प्लस I2, I3 गया तो माइनस I3, I4 गया तो माइनस I4, I5 आया तो प्लस I5। देखो I1 आया, I2 आया, I3 गया, I4 गया और I5 आया। देखो गौर से जितने करंट आया है सबको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, जो भी गया है देखो I4 नेगेटिव, जैसे I3 नेगेटिव, तो सारे इनकमिंग को प्लस साइन के साथ, आउटगोइंग को माइनस साइन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4। मतलब या तो ऐसे लिखो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, यानी आने वाली करंट जाने वाली करंट के क्या बराबर है, या शुद्ध हिंदी में बोलें कि किसी संधि पर विद्युत धारा का बीज गणितीय योग क्या होता, 0 होता। ये था जंक्शंस रूल। इससे रिलेटेड अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल वाल में काम आएगा तो वो आगे हम लोग देखते रहेंगे। एक होता किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। देखो किरचॉफ्स का हम लोग सेकेंड लॉ भी कहते हैं, या इसको हम लोग लूप रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप रूल कहते हैं, या इसको एक और नाम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहता है। देखो KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक बात और बता दें, वो जो
फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी कहे थे, जंक्शन रूल, या इसको हम लोग केसीएल भी कह सकते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, चूँकि वो करंट संबंधित लॉ था, किरचॉफ के विद्युत धारा संबंधी नियम। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, यानी किरचॉफ के वोल्टेज संबंधी नियम। तो चलो, फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ, वो सारा एक ही है और ये सारा एक ही है, लूप रूल। तो देखो ये क्या कहता, ये भी एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। ये कहता है किसी भी क्लोज सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता। किसी भी क्लोज सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, जीरो होता। तो देखो ये जैसे मान लें एक सेल है, सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई है, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ईएमएफ ई ही है, और ये जो दे दिया मान लो 1 ओम का रेसिस्टेंस दे दिया, या इसका रेसिस्टेंस वगैरह मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो जैसे मान लो ये एक ही क्लोज सर्किट है, इधर से करंट आया और इधर चला गया। तो किरचॉफ सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है एक ही लाइन में कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज हमने कहा, यानी विभव का बीजगणितीय योग या विभवांतर का बीजगणितीय योग किसी भी बंद परिपथ में क्या होता है, शून्य होता। तो हम लोग बोलेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज या अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप इज जीरो। तो जैसे देखो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे होगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस में अलजेब्रिक लगाए तो अलजेब्रिक के लिए प्लस माइनस साइन कैसे लेते हैं वो भी ध्यान देंगे। करंट के डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव साइन के साथ, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रेसिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन सेल में अगर इन करेंगे तो सेल के नेगेटिव छोर से अगर इन करेंगे तो उसके ईएमएफ को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और पॉजिटिव छोर से अगर इन करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ उसके ईएमएफ को हम लिखते चलते हैं। जैसे देखो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो चलो यहाँ चलते हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस तो आई इंटू R2, और इसके क्रॉस का तो प्लस आई इंटू R3, और ये ईएमएफ जैसे इस सेल के अंदर घुसेगा तो माइनस ई, और इसमें जाएगा तो प्लस आई इंटू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो करंट और रेजिस्टेंस, यहाँ भी करंट और रेजिस्टेंस, जैसे सेल में घुसे तो माइनस ई, और ये प्लस आई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हुआ, नेट वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप क्या हो गया, जीरो हो गया। या हिंदी में बोलें तो किसी भी बंद परिपथ में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य हो गया। तो इसी में अगर हम लिखना चाहें तो IR2 प्लस IR3 प्लस IR1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द ईएमएफ हो गया यहाँ। तो चलो अब हम किसी दूसरे सर्किट से इसका इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे एक इस टाइप का हम एक सर्किट लेते हैं, देखो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस R1, R2, ये ईएमएफ E2, ये ईएमएफ E3, रेजिस्टेंस R3। तो देखो इधर से करंट जाता है, मान लेते हैं I1, और करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में देख लेंगे। इधर का भी करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि इधर का करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये I2, और यहाँ का जो करंट का डायरेक्शन है इसको हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये I3। अब इसके क्रॉस हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, यानी किरचॉफ्स के लूप रूल से।
देखो हम एक ही बात बताएं, अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, अगर हम उसके क्रॉस मूव कर रहे हैं सर्किट में, किसी पॉइंट के क्रॉस अगर हम चल रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, करंट के नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन सेल में जब इन करते हैं तो करंट के डायरेक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तब हम पॉजिटिव सेल से अगर घुसेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से घुसेंगे तो ये हमको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, अगर नेगेटिव टर्मिनल से इन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो चलो हम लिखते हैं ए से, अच्छा देखो इस जंक्शन का नाम ए कर दिए, इस जंक्शन का नाम हम बी कर लेते हैं और इस जंक्शन का नाम सी कर देते हैं। तो चलो इन क्लोज लूप ए बी सी ए लिख रहे हैं, इन क्लोज लूप ए बी सी ए। देखो ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो E1, अब प्लस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो I1 R1, और जैसे ही बी से सी की तरफ जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव साइन के साथ, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो ये I2 R2, और सेल में जैसे ही नेगेटिव छोर से घुसेगा तो ये प्लस E2, और सी से एक तरफ जैसे ही आएगा तो सी से एक तरफ आएगा तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट देखो I3 R3, और सेल में इधर से हम एंट्री मारेंगे तो नेगेटिव साइन के, नेगेटिव टर्मिनल से इन मार रहे हैं तो माइनस E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा देखो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जब रेसिस्टर के क्रॉस हम मूव करते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव साइन के साथ जाते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ उसके पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ, जैसे करंट नीचे से ऊपर आ रहा, हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव साइन के साथ लिखे होंगे। देखो सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से इन किए तो पॉजिटिव साइन के साथ EMF, सेल में जब नेगेटिव टर्मिनल से इन किए तो देखो नेगेटिव पोटेंशियल EMF के साथ लिख दिए, इज इक्वल टू टोटल क्या किए, जहाँ से चले थे पुनः वहीं आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। फिर से देखेंगे ए से बी में हमने कैसे लिखा, तो ए से बी में हम सेल में जब इन किए तो करंट के डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम देखो कि हम जब इन कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से इन किए तो पॉजिटिव EMF, यहाँ करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो आई करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ, चूँकि करंट के डायरेक्शन के, यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव साइन के साथ। सेल में जब इन करेंगे तो पॉजिटिव EMF के साथ, और सी से जब ए की तरफ आएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, और सेल में जब एंट्री मारेंगे तो फिर से नेगेटिव टर्मिनल के साथ घुसे तो माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन लिखते रहेंगे। अगर कोई पूछेगा किरचॉफ सेकेंड्स लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता, तो वहाँ भी किसी भी क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता था। देखो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 0/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि वर्क डन 0 हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये लॉ बेस्ड है, ये याद रखेंगे, एक नंबर में पूछा जाता। तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं, अब अगले दिन हम बताएंगे।